Hello students, welcome back to the another video of my channel. So I hope you all are well. Okay. So आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि क्लास 9 का एक चैप्टर है, साइंस का एक चैप्टर है। ओके, तो ये चैप्टर मुझे रिकमेंड किया है मेरे एक स्टूडेंट ने, जो जिसका नाम है शुभज्योति चक्रवर्ती। तो उसका मैं मैसेज यहाँ पे शो कर दूंगा, ठीक है। और मुझे अच्छा लगा कि उसने मतलब रिकमेंड किया है कि मैं इस चैप्टर को अच्छे से समझाऊँ और कोई भी डाउट हो तो वो मेरे इस वीडियो से वो क्लियर कर सके। तो पहले तो शुभज्योति को थैंक्स। ओके, तो चलिए आज की इस चैप्टर में हम एंटर करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, the name of our chapter is atoms and molecules. Okay, सो एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में जाने से पहले थोड़ा उसके मतलब बारे में हिस्ट्री जान लेते हैं कि एटॉम्स क्या साइंटिस्ट लोगों ने पहले डिस्कवर किया था, या फिर हमारे इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन है, या फिर किसी ने पहले इसको मतलब डिस्कवर किया था, इसके बारे में पता चला था। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वाला टर्म तो कभी सुना होगा, आई होप। परमाणु एंड अणु। ओके, अणु एंड परमाणु। ओके, सो परमाणु इज नथिंग बट एटॉम। परमाणु मतलब क्या होता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मतलब किसी भी एक मैटर को हम उतनी देर तक तोड़ सकते हैं जिसके बाद उसको और तोड़ा ना जाए, मतलब उसके बाद इसका कोई डिविजन मतलब इनडिविजिबल हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं परमाणु। और परमाणु को मिला के जो बनता है वो है मॉलिक्यूल्स, मतलब अणु। ठीक है, तो उसका जो पहले ये जो टर्म्स जिन्होंने पहले मतलब यूज किया था वो थे महर्षि कणाद। ओके, महर्षि कणाद। ओके, मैं उनका फोटो भी यहाँ पे रेफरेंस में लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी फिलोसोफर्स आए हैं, उन्होंने अपने अपने बारे में अपना ओपिनियन दिया है एटॉम्स से मॉलिक्यूल्स के बारे में। पर डेल्टन से पहले जो भी ओपिनियन थे, या फिर जो भी डिस्कवरीज, या फिर जो भी कुछ उन्होंने एटम्स के बारे में कहा था या फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में कहा था, वो सिर्फ एक फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था। ठीक है, साइंटिफिक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिन्होंने पहले एटॉम का मतलब डेफिनेशन दिया था वो थे जॉन डेल्टन। ओके, तो हम जॉन डेल्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जानेंगे कि एटॉम क्या होता है, मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके बाद कंपाउंड है, और भी बाकी जो चैप्टर्स में हमें एक वन बाय वन टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, सो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से पहले हमें जो एटॉम्स के बारे में या फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में जो मतलब हम पढ़ने वाले, उसके पहले हमें दो लॉज के बारे में पता चलना पड़ेगा। वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिनको हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं एक साथ। ओके, मतलब एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स को मिला के हम क्या बनाएंगे, कोई भी एक केमिकल फॉर्म मतलब बनाएंगे या फिर केमिकल फॉर्म करेंगे, इसीलिए ना। तो हमारे हमें ये जानना पड़ेगा कि लॉ ऑफ या फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, इसका इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, मतलब इसका जो फर्स्ट पॉइंट जो डिनोट करता है या फिर जो मतलब हमें समझाता है वो है लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है, उसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है। ओके, मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ओके, अभी मैं समझाता हूँ कैसे। एकदम सिंपल एग्जांपल, डेफिनेशन हमें इतना नहीं चाहिए होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक, ये हमारे बुक में भी है तो मैं इसको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक कोनिकल फ्लक्स या फिर कोई एक विकार मान लीजिए। ठीक है, ओके, इसमें एक सम अमाउंट ऑफ हमने सॉल्यूशन या फिर कुछ तो डाला है। ठीक है, कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी सॉल्यूशन मान लीजिए हमें डाला है। ठीक है, इसका एक मास हो जाएगा।
इसके अंदर हमने ये तो कॉर्क से हमने एक इसका मुंह सील कर दिया है। यहाँ पे हमने एक थ्रेड से एक टेस्ट ट्यूब को हमने हैंग किया है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब को हैंग किया है। उसमें भी सम अमाउंट ऑफ कुछ सब्सटेंस होंगे, ठीक है, अलग कुछ हो सकता है या फिर एक होंगे। अभी आप लोग कहिए, अगर हम इस बीकर के सब्सटेंस को या और इस क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट ट्यूब के सब्सटेंस को अलग अलग ऐड करते, मान लीजिए ये हमारे पास जो है वो है x, ये हमारे पास क्या है y मान लीजिए, ठीक है। तो ये अगर हम इसको शेक करेंगे या फिर ये जो टेस्ट ट्यूब है अगर अगर इसमें मिल जाए, तो इस सब्सटेंस मिलने के बाद आफ्टर कॉम्बिनेशन या फिर आफ्टर मिक्सिंग इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। मतलब ये दोनों मास ऐड हो जाएंगे, किसी का भी मास या फिर गायब नहीं हुआ है, ये ऐड हुआ है। मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हमने कोई एक्स्ट्रा मास ऐड किया है क्या, नहीं। हमने किसी मास को एलिमिनेट किया है, नहीं। हमने जो मास है वही हमें मिला है जो पहले था। अगर हम इसको अलग से मापे तो क्या होगा, इसका मास और इसका मास मिला के एक्स प्लस वाई होगा। आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा। मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर। सिंपल डेफिनेशन, ओके। नाउ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो सेकेंड डेफिनेशन है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अभी आप लोग ये जान के हैरान होंगे कि इस लॉ को प्रूफ करते समय या फिर प्रूफ करते समय डेल्टन को एटम के बारे में पता चला था, क्योंकि उन्होंने देखा है कि किसी भी एक सॉल्यूशन या फिर किसी भी एक सब्सटेंस में या फिर किसी भी एक मॉलिक्यूल एटम किसी भी एक कंपाउंड में दूसरे कंपाउंड का एक एग्जैक्ट या फिर एक स्पेसिफिक रेशियो ही मिलता है, ठीक है। हम अगर मान लीजिए उन्होंने जो टेस्ट किया था, ये इतना डिटेल में हम नहीं जाने वाले, ठीक है, हम जा सकते थे इतना भी ना। मान लीजिए हमने एकदम हम घर पे ट्राई करते हैं वो, ठीक है, हमने एक ग्लास में पानी लिया, ठीक है, एक ग्लास में हमने पानी लिया, उस पे हमने क्या ऐड किया, इस पे हमने एक चम्मच शुगर ऐड किया, एक चम्मच ऐड किया, वो पानी में पूरी तरह से मिक्स हो गया। उसके बाद दूसरा चम्मच ऐड किया, वो भी मिक्स हो गया। अगर हम तीसरा चम्मच ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ शुगर या फिर चीनी नीचे रह जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि वाटर का जो कैपेसिटी था वो था 2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, हमने 3 चम्मच ऐड कर दिया। मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रह गए, प्रिसिपिटेट होके मतलब नीचे रह गए। मतलब इससे ये प्रूव होता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से ये हमें ये जानने को मिलता है कि कोई भी कंपाउंड किसी भी कंपाउंड में रैंडमली मिक्स नहीं हो सकता, उसके लिए कोई एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होना पड़ता है, मतलब एक अमाउंट होना पड़ता है, प्रोपोर्शन रेशियो होना पड़ता है। इसीलिए हम जो पानी पीते हैं जिसका हम कहते हैं H2O, इसमें हम H3 क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते थे, या फिर H2O2 भी लिख सकते थे, ठीक है ना। क्यों, मतलब इसमें हम आएंगे, इसमें वैलेंसी साइंटिफिक नेम में आएंगे, पर अभी के लिए जान लीजिए कि एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर 2 हाइड्रोजन के लिए 1 ऑक्सीजन होना चाहिए। मतलब ये प्रोपोर्शन है, या फिर प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 1 है, मतलब 2:1 प्रोपोर्शन रेशियो में आ जाएगा। यही है हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इस लॉ से ही हमें डेल्टन्स का जो थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी या फिर एटॉमिक मॉडल, वो जानने को मिला है, क्योंकि डेल्टन ने यही लॉ को प्रूफ करते समय एटॉमिक थ्योरी बताया था। अभी हम देखेंगे कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ डेल्टन या फिर डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें क्या कहता है। ओके, मैंने डेल्टन्स के जो एटॉमिक थ्योरी है उसको डिस्कस किया है। यहाँ पे आई थिंक लाइट पड़ सकता है तो थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें क्या कहता है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। कोई भी एक चीज, ये मार्कर मान लो, कोई भी एक ब्लैक बोर्ड मान लो, व्हाइट बोर्ड मान लो, कुछ भी तो टाइनी पार्टिकल्स से मिला के बनते हैं, ठीक है। मतलब डेल्टन ने ये कहा है कि कोई भी एक मैटर जो एकदम फाइनेस्ट टाइनी पार्टिकल से मिला के कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। Atoms of all elements can neither be created nor destroyed in chemical reaction। ये तो हमें पता है, एनर्जी बोलो, मास बोलो, किसी की चीज को हम कौन होते हैं, किसी को तो किसी भी चीज को खत्म करने वाले या फिर कोई भी किसी भी चीज को नया पैदा करने वाले, ओके।
तो एटॉम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स या कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम किसी भी एलिमेंट्स के एटॉम्स को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ओके, एटॉम्स ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम इन मास एंड प्रोपोर्शन। जो किसी भी एक एलिमेंट्स में जो एटॉम्स होते हैं उनका जो मास और प्रोपोर्शन है वो हमेशा सेम रहता है। ये ध्यान रखना, डेल्टॉन्स वही साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार एटॉम्स का मतलब जो डेफिनेशन दिया था। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इस क्लास में नहीं है आप लोग, ठीक है, क्लास 10th में आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि इसी क्लास में थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दूं कि बोर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और हमारे डेल्टॉन्स के एटॉमिक मॉडल में क्या डिफरेंस है, वो क्या कहना चाहते थे और उनके बीच में क्या क्या मतलब डिसिमिलरिटीज सिमिलरिटीज है। ओके, आई विल ट्राई। ओके, अभी इसी के साथ मैंने डेल्टॉन्स के एटॉमिक थ्योरी का जो ड्रॉबैक्स है, ये साइंटिस्ट है तो इंसान ही, तो उनसे भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब गलती हो सकती है। तो उनका जो ड्रॉबैक्स था वो क्या था, एटॉम्स हैव प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। डेल्टन ने ये कहा था कि एटॉम इज द फाइनेस्ट टाइनी पार्टिकल, उसके बाद और कोई पार्टिकल नहीं है, मतलब एटॉम ही है जो एकदम एकदम क्या बोलते हैं, इसको मैं एग्जैक्ट टर्म यूज नहीं कर, मतलब याद नहीं आ रहा कि उसके बाद उसको हम और डिविजिबल कैसे नहीं कर सकते। एटॉम ही है मतलब एटॉम है जिसमें और कुछ कंटेंट नहीं होता। बाद में पता चला कि एटॉम के बीच भी तीन पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको कहते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उसके बाद पता चला हमें डेल्टन के बाद। सेकेंड वन इज इट डज नॉट एक्सप्लेन द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में बाद में पता करेंगे, हमें इस चैप्टर में हमें पता होगा। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होता है, एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास। सेम एटॉम्स होते हैं, सेम एलिमेंट्स होते हैं, पर उनका मास डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोप्स और आइसोबार दो चीज होते हैं। ठीक है, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, तो डेल्टन्स ने कहाँ पे फेल हुआ था, डेल्टन यहाँ पे फेल हुआ था कि एटॉम, उन्होंने कहा था एटॉम ही है, उसके बाद वो कुछ नहीं होता। पर बाद में पता चला कि एटॉम्स के बीच में भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और उसके बाद और एक ड्रॉबैक था कि आइसोटोप्स के बारे में वो उन्होंने नहीं बता पाए। ठीक है, ओके, अभी आते हैं हम एलिमेंट सिंबल्स, मतलब सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ओके, जिसको बर्जुलिस सिंबल्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, जो कि किसी भी एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने उन एलिमेंट्स के जो नाम होते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हीलियम, उनको हमने जो शॉर्ट फॉर्म में जाना है ना, HELI, वो जो सिंबल है वो किसने दिया था, वो बर्जुलिस नाम के किसी एक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, बर्जुलिस सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। ओके, अभी ये जो सिंबल के नाम जो हमें पता चलते हैं ना, हाइड्रोजन बोलो H, हीलियम बोलो HEL, लिथियम बोलो Li, उनका भी एक स्टाइल होता है, इसका भी एक पैटर्न होता है। ठीक है, तो बेसिकली तीन पैटर्न के ऊपर उन्होंने नाम का जो नामकरण बोलते हैं उसको किया था। फर्स्ट वन इज सिंगल लेटर्स। ओके, सिंगल लेटर्स, कुछ कुछ एलिमेंट्स है जिसके नाम सिर्फ सिंगल लेटर से होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन H, कार्बन C, उसके बाद ऑक्सीजन O। ठीक है, ये सिंगल लेटर से आते हैं। देन टू लेटर्स, टू लेटर्स में कंडीशन क्या है, फर्स्ट वन मस्ट बी कैपिटल, सेकंड वन इज स्मॉल लेटर। ओके, जैसे कि क्लोरीन का Cl, हीलियम का He, लिथियम का Li, एटसेट्रा। ओके, एंड द थर्ड वन इज लैटिन नेम्स। ओके, ओके, अभी आप लोग जानते हो कि गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, ओके, गोल्ड का क्या होता है, Au होता है, सिल्वर का क्या होता है, Ag होता है। क्योंकि मतलब अगर ऐसे जाते हैं तो गोल्ड का G होना चाहिए था, सिल्वर का SI होना चाहिए था। ठीक है, पर ये लैटिन वर्ड से आते हैं। जैसे कि आयरन जो है, आयरन को हम क्या कहते हैं, Fe बोलते हैं। ठीक है, अभी ये कहाँ से आया है, फ्रॉम फेराम, जान के रख दीजिए। ठीक है, फेराम ये लैटिन वर्ड है, फेराम आयरन को कहते हैं। उसके बाद सोडियम, सोडियम का क्या होता है, ना बेटा ना। ठीक है, मतलब सोडियम क्या होता है, ना, Na। ये कहाँ से आया है, फ्रॉम नेट्रियम, लाइक दिस। ओके, तो बेसिकली इन
तीन पोस्टुलेट्स के ऊपर ही जो हम केमिकल्स या फिर एलिमेंट्स के नाम देते हैं वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। पहले वाला तो सिंगल लेटर, उसके बाद डबल लेटर, उसके बाद जो लैटिन नेम से आते हैं, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। तो अभी जो जो ध्यान नहीं दे रहे थे बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि एटॉमिक मास एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप केमिस्ट्री में स्ट्रांग होना चाहते हो। क्योंकि अपर क्लासेस में 10th बोलो या फिर 11th 12th बोलो, एटॉमिक मास, मोलर मास, इससे क्वेश्चंस आते हैं और इसका बेसिक जो है वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। ओके, तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए एटॉमिक मास और इसको स्टार दे के रखिए, ठीक है। एटॉमिक मास। अगर किसी भी एक बच्चे को या फिर आपको ही पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास, आप क्या कहोगे? द मास ऑफ एटम, यही डेफिनेशन है। एटॉमिक मास इज नथिंग बट द मास ऑफ एटम। पर अगर मैं पूछूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, या फिर किसी भी एक एटॉम का जो यूनिट है वो क्या हो सकता है? केजी, ग्राम, क्या बोलोगे? यही मेन टॉपिक है, ठीक है, यही मेन कंसेप्ट है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, जो कि इतना जरूरी नहीं है। एटॉमिक मास इज द mass of an atom in an element। पर इसका जो सेकेंड पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले लिख लीजिए, ये जो मैं लाइन लिखूंगा वो लिख लेना, उसके बाद मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा, ठीक है। द रिलेटिव मास is how many times an atom of an element is heavier than 1/12 of the mass of carbon 12 एटम, ठीक है। अभी बोलो कि क्या समझे इसमें, कुछ नहीं समझ में आया ना, ठीक है। एकदम इजी और एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा और ये वाला पार्ट रील में भी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो रील के लिए भी, रील के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा मैंने। The relative mass is how many times an atom of an element is heavier than 1/12 of the mass of carbon 12 atom, ठीक है। आप लोग मान लीजिए, हम तो किसी भी एटम को हमने वेइंग मशीन में नहीं माप सकते ना, जो हम इजीली आलू प्याज, मतलब आलू, उसके बाद जो सामान खरीदते हैं उसके वेइंग मशीन तो हम एटीएम एटम को नहीं माप सकते। उसके लिए अलग सा यूनिटरी मेथड होता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने कार्बन 12 को कंसीडर किया है। क्यों? पहले आप मान लीजिए आप एक फल वाले हो, फल बेचते हो, ठीक है। तो आपके पास वो जो पत्थर होता है मापने के लिए वो आपके पास नहीं है, पर आपके पास एक बड़ा सा तरबूज है, वाटरमेलन, ठीक है। आपके पास एक बड़ा सा तरबूज है। आपने क्या किया, इसको इतनी डिवाइड किया कि वो 12 टुकड़े में, मीन्स आपने इसको 12 पीसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपने डिवाइड कर दिया। अभी आपके वेइंग मशीन का दो साइड होता है ना। अभी आपने किसी भी दो चीजें आप सेल कर सकते, सेल करने के लिए लिया, ठीक है। कोई भी एक चीज लिया आपने सेल करने के लिए। अभी आप क्या करेंगे, उस 12 पार्ट में से किसी भी दो पार्ट या फिर किसी भी एक पार्ट के रेस्पेक्ट में आप उसका वेट या फिर उसका वजन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसी तरह साइंटिस्ट के पास उस समय एटॉम को मापने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने तब देखा कि सबसे स्टेबल या फिर सबसे अच्छा जो एटम कॉन्फ़िगरेशन शो करता है वो है कार्बन 12। क्यों कार्बन 12 लिया? क्योंकि कार्बन 12 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और वो वैलेंसी अच्छे से शो करता है, ठीक है। हम उसके बारे में क्लास 10 का एक चैप्टर है डेडिकेटेड कार्बन के बारे में, उसमें पढ़ेंगे कि कार्बन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो तब के हमारे समय में साइंटिस्टों ने कार्बन 12 जो है, जो कि एकदम प्रॉपरली बैलेंस्ड होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, उसको कंसिडर करके हर एक एटॉम का
जो एटॉमिक मास है वो निकाला था। कार्बन 12 को, मान लीजिए कार्बन 12 का एक वाटरमेलन है, उसको 12 टुकड़े में डिवाइड किया, उसके रेस्पेक्ट में 112 मतलब मान लीजिए 2 एटम लिया हाइड्रोजन का, तो क्या करेंगे 2 इंटू 1/12 कर देंगे, ठीक है। तो यह जो आएगा आंसर वही, ठीक है। तो ऐसे ही किसी भी एक एटम या फिर, हाँ, किसी भी एक एटम या फिर एलिमेंट का एटॉमिक मास साइंटिस्ट ऐसे निकालते थे विद द हेल्प ऑफ कार्बन 12 एटम। आई होप आपको मैं समझा पाया कि क्यों हम कार्बन 12 एटम को कंसिडर करते हैं। अगर आपको ये अभी तक का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में लिख लेना कि आप लोगों को यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और एक बात, वो भी मेरे स्टूडेंट सुब्रती ने ही सब सजेस्ट किया है कि मैं एक टेलीग्राम चैनल खोलूँ, उसमें मैं क्वेश्चन आंसर या फिर बीच बीच में जो क्विज होता है वो भी मैं अपलोड करूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल खोला है आप लोगों के लिए। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, लिंक है, यहाँ पे कमेंट मतलब क्लिक करके आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जो इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी पीडीएफ होता है या फिर कोई भी इमेज होता है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करना। और मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, जिसमें मैं साइंस या फिर मैथ्स के रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, जिसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को हेल्प हो सकता है, ठीक है। टॉपिक में जाने से पहले एक एटॉमिसिटी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी मतलब किसी भी एक एलिमेंट में कितने एटॉम होते हैं वो हमें जानना पड़ेगा, या फिर किसी भी एक एटॉम में वो कितना मिला के होता है, ठीक है, वो हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो atomicity is nothing but the number of atoms constituting a molecule is referred to as atomicity। अभी molecule क्या होता है? इस चैप्टर में 3 टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, एटॉम्स, एटॉम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। ओके, एटॉम जो है वो इनडिविजिबल है, मतलब उसका और कोई ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल जो है वो एटॉम्स को मिला के होते हैं, ठीक है। और कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल्स को मिला के भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स को मिला के भी हो सकते हैं। मैं आपको इन तीनों का जो डिफरेंस है एकदम इजी वे बता दूंगा, एकदम दिमाग में सेट कर दूंगा, देखोगे। ये आप लोग कॉपी में ये लिख लो, एटॉम जो है वो इंडिविजिबल है, वो सिंगल है, ठीक है। एटॉम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है, ओके। मॉलिक्यूल से मिलके कंपाउंड बनते हैं, और एटॉम से भी कंपाउंड बनते हैं। मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल कैन बी कंपाउंड बट कंपाउंड कैन नॉट बी ए मॉलिक्यूल। ये ध्यान आया। अभी एटॉम का एक एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि है हाइड्रोजन एटॉम, ओके। इसका H2 एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में H2 एग्जिस्ट करता है, वो 2 हाइड्रोजन मिला के बना है, ठीक है। कंपाउंड H2O मान लो, कार्बन डाइऑक्साइड मान लो, ठीक है। These are the examples with explanation of atom, molecule and compound। अभी आते हैं हम एटोमिसिटी में। एटोमिसिटी क्या होता है? The number of atoms present in a molecule। Atomicities are of different types: monoatomic, monoatomic, diatomic, triatomic, tetraatomic और पॉलीएटोमिक, ओके। मोनोएटोमिक जैसे कि हम हाइड्रोजन मान लीजिए, ऑक्सीजन मान लीजिए, ओके, आर्गन मान लीजिए, जो कि सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। डायो एटॉमिक मान लीजिए कि ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन सिंगल में एग्जिस्ट करता है O2, और ट्राइएटॉमिक में भी होता है ओजोन O3, ठीक है। O2 होते हैं, उसके बाद Cl2, H2, देन ट्राइएटॉमिक इज O3, देन H2O, ठीक है। 3 कंपाउंड है ना, ट्राइएटॉमिक मतलब 3 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम, ओके। ये कंपाउंड भी है, ये मॉलिक्यूल भी है। टेट्रा एटॉमिक मतलब जिसमें 4 है, फास्फोरस P4, ठीक है। फास्फोरस का हमेशा 4 ही एटम, मतलब 4 ही फास्फोरस एटम मिला के एक मॉलिक्यूल बनता है। पॉलीएटॉमिक मतलब सल्फर, सल्फर 8। इसका भी एक क्वेश्चन आपको आई थिंक क्लास 8 या 9 या फिर 10 में मिल जाएगा कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर S8, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक W शेप का होता है, एक पहले W ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अभी जहां जहां पे ये जो मतलब जो एंगल दिख रहे हैं वो यहाँ पे आप S बिठा देते हैं, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये हुआ ना S8 का स्ट्रक्चर। तो ये एक्चुअली W नहीं है, एक्चुअली क्राउन है, क्राउन शेप, जो हम सर पे पहनते हैं ताज, ऐसा शेप है, ठीक है। तो सल्फर का जो बॉन्डिंग या फिर जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है वो है क्राउन शेप का, ठीक है। ऐसा फॉर्म होता है सल्फर का। ये भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, वो आप लोग फ्यूचर में पता चल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे मतलब याद आया तो मैंने बता दिया। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज आयन। ओके, व्हाट इज आयन? आयन मतलब कोई भी एक एटम चार्ज लूज करता है या फिर गेन करता है, उसको हम आयन कहते हैं, ठीक है। अभी बोलोगे चार्ज क्या होता है, ठीक है। पहले तो आप लोग एटॉम का डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये भी मैं रील में अपलोड कर दूंगा, रील के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप लोगों ने शक्तिमान देखा है बचपन में? मैंने तो बहुत सारा देखा, मेरा फेवरेट कार्टून था, कार्टून नहीं सीरियल था, ठीक है। शक्तिमान जब शुरू होता है उसका जो एक इमेज है देख लीजिए ये, ठीक है। अभी जो एटॉम है उसका भी इमेज कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअली शक्तिमान हमें क्या समझाना चाहता है कि शक्तिमान जो गंगाधर या फिर जो भी शक्तिमान बना है, इसे मुकेश खन्ना के जो भी बोलो, वो समझाना चाहते हैं कि हर एक चीज जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो कहाँ से इवॉल्व या फिर क्या से उसका जो शुरुआत कहाँ से हुआ है, एटॉम से हुआ है। तो उनका भी शुरुआत जहाँ से हुआ है वो एटॉम से, मतलब इसलिए उनका जो स्टार्टिंग का जो शेप है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के जैसा ही, मतलब एटॉम के जैसा ही एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी एटॉम में क्या क्या चीज होते हैं? एटॉम में पहली तो न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो घूमता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। वो निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, वो निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद अंदर होते हैं प्रोटॉन, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और एक न्यूक्लियस में होते हैं जो है न्यूट्रॉन, जो कि जीरो इसका चार्ज होता है, ठीक है। मतलब एटॉम जो है वो एक बैलेंस्ड है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन होगा, और वो एक पूरे एटॉम को बैलेंस करके रखेंगे, वो एक एटॉम का स्ट्रक्चर है। ओके, ये ध्यान में आ गया। अभी आयन जो है वो बेसिकली इसके इलेक्ट्रॉन लूजिंग या फिर गेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आयन, व्हाट इज आयन? पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो a charged particle a charged particle is formed when an atom or molecules gains or loses electrons. मेन फंडा यही है कि इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन के ऊपर डिपेंड करती है हमारा जो आयन वो है फॉर्म होगा। अभी आयन कितने टाइप्स के होते हैं? आयन दो टाइप्स के होते हैं, एक है कैटायन, एक है एनायन। ओके, अभी आप लोग मेरे वीडियो में हो तो मैं कोई भी एक लेंदी डेफिनेशन दे के आपका दिमाग नहीं खाऊंगा। कैटायन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायन जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है। अभी आप लोग कैसे याद रखोगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है? कैटायन लिखोगे जब क्या होगा, कैट आयन जब लिखोगे उसमें जो टी लिखते हो वो किस तरह के दिखता है, प्लस साइन का। तो जिस इलेक्ट्रॉन में प्लस साइन है वो है कैटायन, जिसमें नहीं है वो एनायन है। सिंपल सा ध्यान, जब हम स्टूडेंट्स थे हम भी ऐसे याद रखते थे, आप भी ऐसे याद रखोगे, ठीक है। अभी कैटायन के कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। सोडियम का पॉजिटिव होता है, ओके। और एनायन का एग्जांपल देख लीजिए जो कि क्लोरीन का होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता कहाँ से है? वो आता है, हम देखिए, हम एक एक करके हमारे टॉपिक में प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी जो दिमाग में लोड है वो नहीं बढ़ रहा, और आप लोग भी इजीली रिलेट कर पा रहे हो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता कहाँ से है? आसमान से तो नहीं आता। ये आता है उसके इलेक्ट्रॉन देने और लेने के बीच, मतलब देना लेना देना, ठीक है। अभी ये लेना देना किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है वैलेंसी के ऊपर। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पेंडिंग है या फिर रिमेनिंग है, उसके ऊपर। अभी पॉजिटिव मतलब क्या होता है? कुछ अच्छा काम, पॉजिटिव वर्क। तो
तो ये क्या कर रहा है, इसका जो पॉजिटिव आयन क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, और ये निगेटिव इसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। निगेटिव मतलब कोई एक निगेटिव वर्क कर रहा है तो मतलब वो किसी से कुछ ले रहा है, उधार ले रहा है, तो वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, जो दे रहा है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये भी समझा दिया मैंने। अभी हम वैलेंसी के बारे में, अभी हम एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है वैलेंसी। वैलेंसी मतलब कोई भी एक एटॉम या फिर कोई भी एक एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसके ऊपर उसका वैलेंसी डिसाइड होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कोई भी एक एटॉम जो कि है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन, जिसका हम और जानते हैं, उसको ऑक्सीजन करते हैं, उसका जो एटॉमिक नंबर है, वैलेंसी बेसिकली एटॉमिक नंबर के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 8। अभी एटॉमिक नंबर मिला कहाँ से, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ या फिर एक इमेज का लिंक होगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके पहले जो इंपॉर्टेंट 30 एलिमेंट्स होते हैं और एटॉम्स होते हैं, उनका जो एटॉमिक नंबर है, वैलेंसी है और एटॉमिक मास भी है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना, क्योंकि वही ये 30 इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर से हम वैलेंसी निकालते हैं, एटॉमिक मास से नहीं, ये याद रखना। तो एटॉमिक नंबर जो है वो है 8। अब भी कुछ शेल्स होते हैं, KLMN, ये मान लीजिए हमारा जो न्यूक्लियस है, उसके बाद फर्स्ट सेल, उसके बाद सेकेंड सेल, उसके बाद थर्ड सेल, ठीक है। फर्स्ट सेल को हम कहते हैं के शेल, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे कंफ्यूजन हो जाओगे। दिस वन इज के शेल, दिस वन इज एल शेल, दिस वन इज एम शेल, उसके बाद एन भी होता है, तो एम तक नहीं जाने वाला, ठीक है। अभी इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है 2n², जो मतलब किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है 2n²। मतलब के शेल के लिए जो n होगा वो 1 होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो है 2 इंटू 1², मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं फर्स्ट के में। एल में n हो गया 2, मतलब सेकेंड शेल, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा 2 इंटू 2² मतलब 2 इंटू 4 विच इज 8। उसी तरह एम शेल में n इज इक्वल टू 3 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2 इंटू 3² विच इज और 2 इंटू 9 मतलब 18। ओके, अभी जो ऑक्सीजन हमने 8 लिखा है, इसको अगर हम ब्रेक करते तो क्या होगा, फर्स्ट सेल में 2 हो सकते हैं, तो फर्स्ट सेल में 2 लिख लिया। अभी सेकेंड शेल में कितना हो गया, 8 से 2 माइनस कर दो 6, मतलब सेकेंड शेल में उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। पर सेकेंड शेल को फुल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। अभी ये ध्यान रखना, अभी ये जो मैं बात बोलने वाला हूँ ना, ये एकदम दिमाग में सेट कर लो ये, और मैं तो रील बनाऊंगा भी इसका, तो ये आप लोग बार बार देख लेना, ठीक है। ऑक्सीजन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, उसको हमने ब्रेक किया तो हमें मिला 2 6, मतलब पहले शेल मतलब के शेल में हमें मिला है 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद सेकेंड शेल में हमें मिला है 6 इलेक्ट्रॉन्स। अभी आप लोग बताइए, जो ऑक्सीजन है उसके लिए कौन सा चीज बेटर होगा, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी को दे दे के वो वैलेंसी में आ जाएगा, या फिर किसी से 2 उधार लेके, क्योंकि उसको तो सिर्फ 8 होना चाहिए ना, उसके लिए तो सेकेंड शेल में 8 चाहिए, उसके बाद 6 ऑलरेडी है, मतलब 2 ही बाकी है। तो उसके लिए 6 दे देना अच्छी बात होगा या फिर किसी से 2 ले लेना अच्छी बात होगा, आप लोग बताइए। ऑब्वियसली 2 किसी से उधार ले लेना, 20 रुपए उधार लेना और 60 रुपए दे देने में डिफरेंस होता है ना, तो तुम्हारे पास है ही 60 रुपए, तो किसी से उसने 2 रुपए उधार ले लिया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स उधार ले लिए, तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगा, डाई निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसने उधार लिया है 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्सीजन डाई निगेटिव हो जाएगा, फिर 2 निगेटिव हो जाएगा, उसका वैलेंसी निगेटिव हो जाएगा। अगर बाई चांस उसने 2 ना लेके 6 दे दिया होता, वो रेयर केस है, वो नहीं होता, फिर भी दे दिया होता, तो उसका जो वैलेंसी है वो हो जाएगा 6+। ऐसे ही वैलेंसी डिनोट करते हैं, ठीक है। जो दे रहा है उसका प्लस, जो ले रहा है उसका माइनस, ठीक है। तो ये मिटा देते हैं। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है हमारे पास, डाई नेगेटिव। ओके, समझ में आया वैलेंसी क्या होता है। और कुछ सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमें पता होना जरूरी है, ठीक है, कि केमिकल कंपाउंड जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं। केमिकल कंपाउंड फॉर्म होने के 3 या फिर 4 प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले तो है, जो पहला वाला जो है वो है राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स और बैलेंस करना, ठीक है। किसी भी एक 2 एलिमेंट्स के बीच जो बैलेंसी है वो डिनोट करके लगाना, ठीक है।
और कोई भी अगर मतलब एलिमेंट्स में एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाते हैं तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे कि CaNO3 ट्वाइस, ठीक है। इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर ज़्यादा एटॉम्स आ जाते हैं तो हम इसको ब्रैकेट से सेपरेट करके लिखते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे हम केमिकल कंपाउंड्स को लिखते हैं, वो हमारे बुक में भी है और हम लिखते लिखते उसको हमें पता हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट होता है वो है मोलिकुलर मास। एक हमने देखा था एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास नाम में ही उसका पता चल जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो समझाऊंगा एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। मोलिकुलर मास, पहले बताओ मोलिकुल क्या होता है। मोलिकुल वो होता है जो कुछ एटम्स को मिला के बनता है। मतलब मोलिकुलर मास क्या होगा, किसी भी एक मोलिकुल में जितने एटम्स होंगे उनका जो टोटल मास होगा वही होगा ना। जैसे कि H2O, ठीक है। H2O में हाइड्रोजन का जो मास है वो आई थिंक 1 होता है ना, 1। तो 2 इंटू 1, और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो आई थिंक 16 होता है। मतलब 2 + 16, द मास ऑफ वाटर इज 18 U। यू मतलब वो कहाँ से आया, वो हमने जो पहले पढ़ा था 1/12 ऑफ कार्बन एटम, उसको हम कहते हैं यू। यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको सिंपली यू से डिनोट कर सकते हैं। So the what is molecular mass? Molecular mass is nothing but the sum of all the masses of atoms present in a molecule. Okay? तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो एटॉमिक मास के लिए भी सेम ही यूनिट होगा, ठीक है, यू। उसके बाद आता है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट। ओके, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज मोल पहले जान लेते हैं। मोल इज नथिंग बट, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। व्हाट इज मोल, मोल क्या होता है, ए यूनिट, a unit representing a unit representing 6.023 10 to the power 23 एंटिटीज। अभी इसके लिए हम एंटिटीज मान लेते हैं, उसके बारे में हम उसके बाद हम पता चलेगा कि ये नंबर जो है उसका भी एक वैल्यू होता है, उसका भी एक एग्जिस्टेंस होता है। अभी ये 6.023 10 टू द पावर 23 जो है वो ऐसा वैसा नंबर नहीं, वो है हमारे पास एवोगाड्रो नंबर, इसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रोस नंबर, अभी एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है देखिए। जैसे कि हमने हमारे हिसाब के लिए, अभी हमारे कैलकुलेशंस के लिए कार्बन को पकड़ा था, इसी उसी तरह एवोगाड्रो ने भी क्या किया था, किसी भी एक एटम को, उनके समय में जो एटम एग्जिस्ट करता था उसको उन्होंने स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि उसको डिवाइड करने के बाद जो पार्टिकल्स वो फॉर्म होते हैं उनको काउंट करके देखा कि लगभग 6.023 पार्टिकल्स मिलते हैं उनको। तब उन्होंने डिसाइड किया कि हर एक एटॉम को अगर हम डिवाइड करेंगे और जो पार्टिकल्स आएंगे उसको हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर, अगर कोई पूछता है तो बोल देना कि एवोगाड्रोस नंबर मतलब 6.023 10 to the power 23 is used to calculate the number of particles in 1 mole of a substance। किसी भी एक सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं वो डिसाइड करने के लिए हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो के लिए हमारा जो टॉपिक है वो खत्म होता है, मतलब एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो थ्योरी पोर्शन होता है वो यहाँ तक खत्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक टॉपिक्स मतलब मोल कॉन्सेप्ट, मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास, हर एक टॉपिक से प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री का एक तो चैप्टर है एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल, जिसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। 1-2 मार्क्स के आएंगे या फिर 2-3 मार्क्स के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि नेक्स्ट जब वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के साथ मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज जो है वो भी फॉलो करके रख दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्ट रील्स भी अपलोड करता हूँ जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।